नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हर भाई हर बहन हर गृहिणी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। हर भाई हर बहन हर गृहिणी से मेरा सबसे पहले निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। बिल्कुल नॉन स्टॉप वीडियो में हम जो है 60 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, और ये वही प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। यूपी जीके के महत्वपूर्ण एकदम सर्वश्रेष्ठ 60 क्वेश्चंस। ये कई सारे पार्ट्स आपको 3 से 4 पार्ट 60 क्वेश्चंस के मिलेंगे। आपको ये सभी पार्ट्स देखने हैं, और साथ में यूपी सामान्य ज्ञान की प्लेलिस्ट में अन्य वीडियोज़ हैं, उनको भी आप ज़रूर देख लीजिए। ये यूपी जीके का 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट और अपलोड हो गए हैं, उनको भी आप जरूर देख लीजिए। और साथ में चैनल पर जो उपलब्ध अन्य इम्पोर्टेंट जो सामग्री है, उसको भी आप जरूर देख लीजिए। बहुत सारे 1200 क्वेश्चंस की, 1000 क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंट, कंप्यूटर की हो, चाहे राज्य व्यवस्था की हो, चाहे भूगोल के 1500 क्वेश्चन की वीडियो हो, वो अपलोड कर दी गई है नॉन स्टॉप। दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए ये वीडियोज़ रामबाण साबित होंगी। शुरू करते हैं पहले सवाल से। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो गंगा के मैदान में स्थित था, वो उसको किस नाम से पुकारते थे? वह किस नाम से चर्चित था? तो उसका नाम था दोस्तों मध्य देश। तो प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का गंगा के मैदान का जो भाग था, उसको मध्य देश कहते थे। मौर्योत्तर युग में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर रेशम मार्ग से संबद्ध था, जो एशिया से जुड़ा था? तो दोस्तों, मौर्योत्तर युग की बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो मथुरा था, वह रेशम मार्ग के द्वारा एशिया से जुड़ा हुआ था। मथुरा इंपॉर्टेंट, इसका जो आंसर हो जाएगा मथुरा। सिराज हिंद किस नगर को कहते हैं? तो जौनपुर को दोस्तों सिराज हिंद कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। राजा अकबर के दरबारी बीरबल का संबंध किस स्थल से था? तो जो अकबर का जो दरबारी था बीरबल, वह कालपी से संबंधित था। और दोस्तों, कालपी जो है, वर्तमान में कालपी का नाम जालौन है। वर्तमान में जो कालपी का नाम है वह जालौन है, यानी कि बीरबल जो वर्तमान जालौन से संबंधित था। आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10 मई 1857 ईस्वी को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट कहाँ हुआ? तो 1857 क्रांति का जो 10 मई को बिगुल बजा था, वो मेरठ में बजा था, यानी मेरठ से शुरू हुई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो अवध और बुंदेलखंड जो थे, ये 1857 ईस्वी के विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र थे। अवध यानी कि मौजूदा लखनऊ क्षेत्र, और बुंदेलखंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जॉर्ज यूले ने की थी। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी? तो दोस्तों, जो ये झांसी की रियासत जो थी, यह अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई थी। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बरेली से किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और इलाहाबाद से किया था लियाकत अली ने। इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। और कानपुर से किया था नाना साहब ने। कानपुर से किसने किया था? नाना साहब ने। और दोस्तों, इसका जो नेतृत्व लखनऊ से किया था हजरत महल ने। लखनऊ से किसने किया था? हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है, 10 अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन आगरा में किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो 10 अक्टूबर 1921 को जो कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन आगरा में हुआ था, वह मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में हुआ था। आगरा का जो सम्मेलन हुआ था, वह मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में हुआ था। यह 10 अक्टूबर 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न है, काशी विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? तो काशी विद्यापीठ की जो स्थापना हुई थी, वह असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। कब हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी?
तो चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी दोस्तों 1922 ईस्वी में, और चौरी चौरा जो स्थित है वह गोरखपुर में स्थित है। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र कौन था? तो यह मेरठ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में किसने आयोजित किया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन जो कानपुर में किया था वह सत्यभक्त ने किया था। काकोरी ट्रेन कार्यक्रम, डकैती का नाम हटा के अब कार्यक्रम कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन कार्यक्रम कब हुआ? तो यह दोस्तों 9 अगस्त 1925 को हुआ, काकोरी ट्रेन कार्यक्रम। अगला जो आपका प्रश्न है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना कर दी गई थी? राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी। तो 1942 ईस्वी की बात है, भारत छोड़ो आंदोलन का समय था। तो उत्तर प्रदेश के जो है बलिया में जो एक सरकार की स्थापना कर दी गई थी, और ये करी गई थी चित्तू पांडे के द्वारा। जो बलिया में चित्तू पांडे जी ने एक अपनी सरकार बना डाली थी, बहुत इंपॉर्टेंट काम था, और ये जो 1942 की घटना है। 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1946 में जो मेरठ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, और जे.बी. कृपलानी जो थे वो आज़ादी के बाद में आज़ादी के समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, और भारत के जो लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे जी.वी. मावलंकर जी, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1885 से 47 के मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी बार आयोजित हुए? तो कांग्रेस के अधिवेशन 1885 से लेकर 1947 तक 8 बार यूपी में ही आयोजित हुए। अगला जो प्रश्न है आपका, संयुक्त प्रांत में 1937 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई? तो संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश का पुराना नाम। 1937 में जो उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, 1937 से 1902 और 1937 के बीच में जो उत्तर प्रदेश का नाम था वह था संयुक्त प्रांत अवध और आगरा का, यानी आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। 1937 में ये आगरा और अवध हटा दिया, केवल यूपी का नाम रह गया संयुक्त प्रांत। और दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ये संयुक्त प्रांत भी हट गया और नाम हो गया उत्तर प्रदेश, और इसीलिए 24 जनवरी को जो है हम क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। तो 1937 ईस्वी की बात है, तो कांग्रेस की सरकार यूपी में बनी थी, और इसके जो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं कहते थे, प्रधानमंत्री कहते थे। तो संयुक्त प्रांत के जो प्रधानमंत्री थे वो गोविंद बल्लभ पंत बने थे। चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में शहीद हो गए थे? तो दोस्तों अल्फ्रेड पार्क में जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हो गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी को मेरा सशक्त नमन। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो उत्तर प्रदेश का जो है आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। शैल मतलब पत्थरों से निर्मित है, आद्य कल्प की, तो ये बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड जो है यह आद्य कल्प प्राचीनतम शैलों से बना हुआ है, प्राचीनतम पत्थरों से बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता? तो दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत जो आगरा नहीं आता दोस्तों, आगरा दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। अगला जो प्रश्न है आपका, यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में जो स्थित है वो है आपका बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का जो पठार है वह दोस्तों आपके जो दक्षिण में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के कौन से हिस्से में पड़ता है? दक्षिण में स्थित जो पठार है उसको हम बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है? तो प्यारे मित्रों,
उत्तर प्रदेश अगर उत्तरी अक्षांश से देखा जाए तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 28 मिनट तथा 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से और 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। यह आपको याद होना चाहिए, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्व में जो है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश नाम रखने से पहले इसका जो नाम था वो यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत था और ये 1937 में रखा गया था। 1937 से पहले जो नाम था वो था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, यानी अवध और आगरा का संयुक्त प्रांत उससे पहले बोला जाता था। और दोस्तों प्राचीन काल में इसको मध्य देश कहा जाता था। आगे चलते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2,49,411 वर्ग किलोमीटर, 249,411। बहुत ही सिंपल है याद करना, 249,411 वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं? तो भारत के 8 राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं, प्लस दोस्तों एक केंद्र शासित राज्य की जो है सीमा स्पर्श करती है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो उसका नाम है दिल्ली। तो दिल्ली की जो सीमा है वह यूपी से लगी हुई है। तो इस तरह से 8 राज्यों की अगर राज्य पूछेगा तो, और अगर कुल राज्यों की पूछेगा तो 9, और यदि पूछता है केंद्र शासित की तो 1 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है दोस्तों वो चौथा है। पहले पर कौन है? राजस्थान है। दूसरे पर कौन है? महाराष्ट्र है। तीसरे पर कौन है? मध्य प्रदेश है। और चौथे पे जो है हमारा उत्तर प्रदेश है दोस्तों। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किस या किन देशों की सीमा स्पर्श करती हैं? तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को नेपाल की जो सीमा स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो ये जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भाबर की तंग पट्टी पाई जाती तराई क्षेत्र में। और तराई क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये जो गोरखपुर में है। और गोरखपुर किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे थारू जनजाति पाई जाती है। और दोस्तों गोरखपुर किस लिए प्रसिद्ध है? गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो मथुरा में होती है। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में नहीं है। ये केरल और तमिलनाडु के सीमा पर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये दक्षिण भारत की पहाड़ियाँ हैं, उत्तर प्रदेश की नहीं है। उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो पूर्व से और पश्चिम तक जब हम मैप बनाते हैं तो यहाँ पे पूर्व होता है और यहाँ पे पश्चिम होता है। सबसे पूर्वी जिला कौन है? बलिया है। पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वह है 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर जो है पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। सबसे पूर्वी जिला कौन है? बलिया है। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो ये जो शामली है। और सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला की बात करें, सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला है जो सोनभद्र। तो ये आपके जो इस तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर होते हैं। आगे जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनाकर एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां जो सोनाकर और कैमूर हैं, ये दोस्तों सोनाकर तो मिर्ज़ापुर में स्थित है और सोनभद्र जो है ये कैमूर जो है सोनभद्र में स्थित है। तो सोनाकर किस में स्थित है? सोनाकर जो पहाड़ी है
यह मिर्ज़ापुर में है। और दोस्तों जो कैमूर है, कैमूर कहाँ पे स्थित है? ये सोनभद्र में है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे है, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून हैं, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसूनों से जो सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में 75 से 80% जो वर्षा होती है। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो वर्षा के वितरण के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश को 2 जलवायु विभागों में बांटा गया है वर्षा के वितरण के आधार पर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो गोरखपुर में होती है। और सर्वाधिक कम कहाँ होती है? तो मथुरा में जो सबसे कम वर्षा होती है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो पश्चिमी गंगा मैदान जो है उसमें सबसे कम तापमान पाया जाता है, जिसमें ज़िले पड़ते हैं बुलंदशहर पड़ता है, गाज़ियाबाद पड़ता है, मेरठ पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर पड़ता है और दोस्तों अलीगढ़ पड़ता है। इन ज़िलों में जो है कम तापमान देखने को मिलता है शीत ऋतु में। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो तराई क्षेत्र है दोस्तों। और ये कौन सा क्षेत्र है? गोरखपुर का क्षेत्र है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला जो आपका प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी गंगा का मैदान जो है, पश्चिमी गंगा का मैदान जो है इसमें सबसे कम वर्षा होती है। और अगर जिला पूछे तो मथुरा में होती है सबसे कम वर्षा। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी या पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो वो हमारी गंगा मैया। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या जो सरयू के किनारे बसा है। वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार और लखनऊ में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो दोस्तों लखनऊ है जो गंगा के किनारे नहीं है। बनारस हुआ, कानपुर और हरिद्वार ये सभी गंगा जी के किनारे पर है। गंगा यमुना नदियों के मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है और ये संगम के नाम से जाना जाता है। और ये गंगा यमुना और सरस्वती जी का जो संगम होता है कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है। गंगा नदी की घाघरा, गोमती, यमुना और चंबल में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो इसमें दोस्तों गोमती नदी जो है यह जो है गंगा नदी की सहायक नहीं है। और गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है लखनऊ। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है? तो राजघाट बांध परियोजना का नाम जो बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है। दोस्तों राजघाट बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की साझा परियोजना है। यूपी और एमपी की साझा परियोजना है राजघाट बांध, जिसका नाम अब रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों से के मिलन से बनती है? तो जो गंगा जी का निर्माण होता है वह अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से होता है। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से जो है किसका निर्माण होता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम क्या है? तो सबसे लंबी है गंगा मैया, उससे छोटी हैं यमुना, उससे छोटी हैं चंबल और उनसे भी छोटी है राप्ती नदी। ये घटता क्रम है। गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो गंगा कार्य योजना के लिए जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई वो 1985 में ही कर दी गई थी। इसका सही आंसर 1985 हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ों का निर्माण करती है? तो ये जो है यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर है?
तो उत्तर प्रदेश का जो पारीछा बांध है यह बेतवा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर स्थित है पारीछा बांध। कौन सा? पारीछा, जो बेतवा नदी पर स्थित है। लखवाड़ा व्यासी परियोजना, तो दोस्तों लखवाड़ा व्यासी जो परियोजना है यह कौन से ज़िले में है? तो ये रामपुर में है। लखवाड़ा व्यासी योजना कहाँ पर है? रामपुर ज़िले में है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो माता टीला जो बांध है यह उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गंगा है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यह शारदा नहर है, सबसे लंबी नहर। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों से सिंचित होता है? तो 20.5% जो है किससे? 20.5% जो भाग है वह नहरों के द्वारा सिंचाई किया जाता है। और सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो नलकूपों के द्वारा सींचा जाता है। तो नलकूपों का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है उत्तर प्रदेश में। देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक है? तो वह अपना प्यारा उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल नलकूपों के द्वारा सींचा जाता है। और दोस्तों ये आखिरी 2 प्रश्न हैं इस वीडियो के। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक जो प्रभावित होता है वो होता है इटावा। और चंबल के जो खड्ड बने हुए हैं वो अवनालिका अपरदन के उदाहरण हैं। चंबल नदी के द्वारा जो खड्ड बने हैं वो अवनालिका अपरदन के उदाहरण हैं। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक। इलाहाबाद आपका उत्तर प्रदेश में है और हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। इलाहाबाद से और हल्दिया तक का जो गंगा जी का जो परिवहन है को जो बहना है वह एकदम सतत है, उसमें उतार चढ़ाव नहीं है। इसलिए ये ऐसा है कि इसमें जो है आसानी से नावें बड़ी बड़ी चल सकती हैं। तो इसलिए जो ये है राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 60 प्रश्न इसके जो कंप्लीट कर लिए। बहुत ही स्लो किए हैं क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत थी कि आप बहुत तेज़ी से वीडियो को कंप्लीट कर देते हैं, सवाल ऊपर से उठ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप पहले से कुछ चीज़ों को पढ़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। और स्पीड इसलिए क्योंकि बहुत सारी जब तैयारी करते हैं, हम बड़े बड़े लक्ष्यों को साधते हैं तो भाई थोड़ी स्पीड तो बना के चलनी ही पड़ती है। तो सेम हाल आपसे भी यही गुजारिश है। अगर एक बार में कुछ क्वेश्चंस आपके वीडियो से छूट जाते हैं तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को दोबारा देखिए, तो आपके श्योर एकदम वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, और उससे पहले मैं सभी भाई बहन और गृहिणियों से निवेदन करता हूं कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ में अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिए। और इंतज़ार कीजिए हमारे नेक्स्ट पार्ट जो यूपी का आपको अपलोड कर दिया जाएगा, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। इसी तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करिए और उसको अपलोड कर दिया जाएगा 1 या 2 दिन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और जो वंदे मातरम। आप सभी के माता पिता को मेरा नमस्कार।